हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक फॉरेस्ट। जैसा कि हमने ये चैप्टर का स्टार्ट हमने कर दिया था सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट हम लोग को करना होता है, एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन तक भी इसी फ्लो में पहुंच सके और हर कोई इसका इस्तेमाल इक्वली कर सके। इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। क्या क्यों करना पड़ता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। और आज के क्लास में हम लोग एक सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जो कि है फॉरेस्ट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। क्यों वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है? बिकॉज जो फॉरेस्ट होता है उसमें से हमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे हमें किससे मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। जैसे कि आप अगर ले लें, फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, रबर हो गया, इंक हो गया, वैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको फॉरेस्ट से मिलती है। इसके अलावा भी फर्नीचर्स बनाने के लिए वुड हो गया, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी फॉरेस्ट की वजह से ही चलती है। तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आपका हमारे लाइफ में, आपके हमारे सबके लाइफ में बहुत बड़ा रोल फॉरेस्ट निभाता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है उसके वजह से जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है, हमारा पूरा अर्थ है, उसके ऊपर टिका हुआ है। जैसे फॉरेस्ट के का लेवल कम होगा, यानी फॉरेस्ट जो है वो कम होते जाएंगे, वैसे ही एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आने की चांसेस बढ़ जाएगी। डेफिनेटली हम लोग जानते हैं क्योंकि ट्रीज कम होंगे, एनवायरनमेंट पल्यूट होना चालू हो जाएगा। दिस इज क्लियर। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट, यानी हमें जो ये फॉरेस्ट है इसे बचाना क्यों चाहिए, क्यों वो इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और उसे कंजर्व हमें क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज दे प्रोवाइड हैबिटेट टू न्यूमरस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल इनहैबिटेंट्स गेट फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो आपका फॉरेस्ट है वो क्या करता है, बहुत सारे न्यूमरस एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी कि उन्हें घर देता है, उन्हें रहने के लिए जगह देता है। उसके साथ ही वो लोग जो है उनमें जो इनहैबिटेंट्स यानी कि जो लोग उसमें रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स या कोई अगर ह्यूमंस भी रहते हैं, तो उन्हें क्या होगा, फूड आपका एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, फूड एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन। द सेकेंड पॉइंट सेज फॉरेस्ट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल जो होता है, अगर वो बारिश होने पे या फिर एक बहुत ही हैवी वाटर फ्लो के वजह से अगर कोई सॉइल बह जा रहा है एक जगह से, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अगर एक स्थान पे यानी एक प्लेस पे ट्रीज की मात्रा कम होगी तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो आपका ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, यानी उन्हें पकड़ के रखते हैं, जिससे कि सॉइल बह ना पाए उस जगह से। लेकिन अगर उस जगह पे ट्रीज नहीं होंगे, यानी कि फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, वो सॉइल जो है वो आसानी से बह जाएगा और सॉइल इरोजन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट यही कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है, यानी कि जो थर्ड पॉइंट सेज दे स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच एक्ट्स एज बफर फॉर इकोसिस्टम ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स। यानी कि आपका जो फॉरेस्ट होता है, वो फॉरेस्ट जो हम जानते हैं कि वो बहुत सारे पेड़ से घिरा हुआ होता है, उसमें गड्ढे होते हैं, उसमें उबड़ खबड़ जमीन होती है, तालाब होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये फॉरेस्ट ऑल ओवर इन चीज़ों का टोटल है। तो फॉरेस्ट अगर रहेगा, यानी फॉरेस्ट अगर है, तो वो क्या करेगा, वाटर को स्टोर करके अपने पास रखता है। फॉरेस्ट में बैम्बू प्लांट्स होते हैं, आप जानते हैं कि बैम्बूज जो होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं और वो बारिश के पानी को अपने में स्टोर करके रखते हैं। उसके अलावा भी जो आपके ट्रीज होते हैं वो अपने रूट्स में भी वाटर को स्टोर करके रखते हैं, और ये बफर की तरह काम करता है। बफर मतलब क्या हो जाएगा, आपका अगर जिस टाइम पे जो चीज़ की ज़रूरत होगी और वो अगर शॉर्टेज हो रहा है, तो वो बफर की तरह जो रहेगा वो मतलब आपका एक बैकअप रहता है, वो रहेगा, उसको यूज कर लिया जाएगा। तो जो आपके फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, यानी फॉरेस्ट जो है उसको वाटर स्टोर करके रखता है ताकि ड्राई पीरियड्स जब आए, यानी कि
ऐसे टाइम आए, यानी कि गर्मी के सीजन आ गया, सपोज उस टाइम बारिश एकदम से बारिश नहीं हो रही है, बहुत ही ड्राई है सब कुछ, तो उसे पानी की ज़रूरत है, तो वो पानी कहाँ से मिलेगा? वो पानी हमें फॉरेस्ट से मिलेगा। तो फॉरेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट सेज द लीव्स ऑफ ट्रीज अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। यानी ये जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, हम जानते हैं जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो गिव करते हैं। यानी ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है तो वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको वो लोग गेन कर लेते हैं, यानी ले लेते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट में अच्छा एक जो आपका तालमेल बना हुआ होता है। तो ट्रीज जो है, ट्रीज सबसे ज़्यादा पाए कहाँ जाते हैं? फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। The fifth point says they provide timber to man for various purpose like construction. कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ह्यूमन लाइफ के लिए, यानी इंसानों के लिए कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना, यानी बनाना। हम लोग घर बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट आपके घर में रखने वाली चीज़ें हम लोग बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें बनाने के लिए टिम्बर जो होता है, जो लकड़ी के आपके जो बड़े बड़े लकड़ी के पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें फॉरेस्ट से मिलता है टिम्बर, ताकि हम लोग कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है वो कर सके। बिना घर के, बिना फर्नीचर्स के तो रहना बहुत ही मुश्किल है। तो ये भी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। आपका जो उसके बाद जो आपका सिक्स्थ पॉइंट है वो बोल रहा है कि दे आर द सोर्सेज ऑफ ईडेबल फ्रूट्स, रबर, ऑयल, वैक्स, इंक, डाइज, लेदर एंड रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस वेराइटी ऑफ गुड्स। यानी जो आपके फॉरेस्ट है वो किसके सोर्स है? फ्रूट्स के सोर्स है। हम जानते हैं फ्रूट्स जो होता है हमें फॉरेस्ट से मिलता है। जो भी आपके फ्रूट्स होते हैं वो बड़े बड़े फॉरेस्ट से ही आते हैं। फ्रूट के अलावा भी कौन कौन सी चीज़ें हैं? डाई है, इंक है, ओके, फ्रूट हो गया, रबर हो गया, ऑयल हो गया, वैक्स, इंक, डाइज, लेदर एंड रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस गुड्स। बहुत सारे गुड्स होते हैं, जैसे आपके घर में बहुत सारे सामान होंगे, उन्हें बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। जैसे कि अगर आप एक मिट्टी का मटका बना रहे हैं, या फिर कोई अगर एक कुम्हार है, यानी कि पॉट मेकर है, वो एक मिट्टी का मटका बना रहा है, तो उससे भी उस तरह की मिट्टी फॉरेस्ट से ही मिलेगी, या फॉरेस्ट उसको जाना पड़ेगा वो मिट्टी की तलाश में। तो फॉरेस्ट इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एट लास्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है बार्क्स ऑफ सम ट्रीज आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। यानी मेडिसिन्स बनाने के लिए भी जो बार्क ऑफ कुछ ट्रीज के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, ट्री के अगर पार्ट्स जैसे लीव्स हो गए, जैसे कि उसके रूट्स हो गए, बार्क हो गया, वो सारी चीज़ों से मेडिसिन भी बनते हैं ट्रीज के बॉडी पार्ट से। तो वो जो है वो भी आपको किस में से मिलता है? ट्रीज से मिलता है। ट्री जो होता है एक पार्ट ऑफ फॉरेस्ट होता है। कोई भी एक ट्री तो आपको कहीं पे भी जो आप अगर खोजने जाओगे, आपको अगर बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए अलग अलग वैरायटी के, आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक फॉरेस्ट में जाके ढूंढोगे तो आसानी होगी, क्योंकि फॉरेस्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से इन पॉइंट्स को अगर हम लोग ध्यान दें, तो इन पॉइंट्स को अगर ध्यान दे के हम लोग क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को। अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। इन सारे हमारे जो डिमांड्स या हमारे लिए जो बेनिफिशियल है ये जो फॉरेस्ट है, इसके वजह से हमें क्या करना चाहिए? फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे, ट्रीज को अगर हम नहीं बचाएंगे, फॉरेस्ट को हम नहीं बचाएंगे, तो क्या होगा? हमें प्रॉब्लम होगा, हमारे साथ एनिमल्स और बर्ड्स को प्रॉब्लम होगा, और अल्टीमेटली सबको ही सफ़र करेंगे। तो ये हो गया फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्यों करना चाहिए, उसके कुछ डिफरेंट रीजन्स के साथ हमारा जो सेकेंड इसका पार्ट है वो है, जो सेकेंड पार्ट है वो है स्टेक होल्डर्स। तो अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? फॉरेस्ट आपका जो हो गया, फॉरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना है अब हमें। तो कंजर्व करने में कौन कौन लोग हेल्प करेंगे, या कौन से ऐसे लोग हैं जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, या फॉरेस्ट को ठीक करने में या उसे बिगाड़ने में कौन से ऐसे लोग हैं या कम्युनिटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, उन्हें हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे तो ये कहता है द स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट resources include people who live around the forest areas and depend upon the forest resources for sustenance. Clear?
तो फॉरेस्ट को अगर बचाने के लिए या फॉरेस्ट को जो स्टेक होल्डर्स है वो क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि आइदर वहां पे उसके चारों ओर रहते होंगे, फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहते होंगे, या उसके ऊपर डिपेंड है किसी तरह से, ये फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है या फिर फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। और यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉरेस्ट को सुधारने या उसे बिगाड़ने के लिए। क्लियर? तो इसमें कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। When we consider the conservation of forest, we need to look at the stakeholders who are, यानी अगर हम लोग कंजर्व करना चाहते हैं तो उसके आसपास के लोगों को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर जो उनसे उसके ऊपर डिपेंड है या उसके बहुत ही रिलेटेड है उन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जिन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो इन लोगों को ऊपर हम लोग को ध्यान देना होगा, हमें उनके बारे में जानने की जरूरत है। तो वो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है? तो पहला जो स्टेक होल्डर है वो है द लोकल पीपल। लोकल पीपल यानी कि जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं या उसके चारों ओर उसके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उन्हें हम लोग लोकल पीपल बोलते हैं। द पीपल हु लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं वो डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। वो जो उन्हें खाना खाते हैं वो फॉरेस्ट से लेके आते हैं, जो भी वो प्रोडक्ट्स अगर कहीं बेचने लेके जाते हैं तो वो भी वो फॉरेस्ट से लेते हैं और देन उसको बेचते हैं, जिनसे उनका दिनचर्या बीतता है या उनकी लाइफ उसी के ऊपर डिपेंड है। वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। अगर वो लोग ठीक से अपना काम ना करें और बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करे, उसका सामान अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करे, फॉरेस्ट के पेड्स अगर अनलिमिटेडली काट के वो लोग यूज़ कर ले रहे हैं, या फ्रूट्स जो है उनको सही से अगर वो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके वजह से फॉरेस्ट को हार्म पहुँच सकता है। और यही लोग अगर चाहें कि फॉरेस्ट को हम कंजर्व करके बचा के चले, तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा और बचा हुआ होगा, कंजर्व हुआ होगा। क्लियर? तो फर्स्ट है हमारा लोकल पीपल। सेकंड है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं जो कि गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है या एक डिपार्टमेंट है जो कि फॉरेस्ट की देखरेख करता है, यानी जो जितने जंगल हैं हमारे इंडिया में उनकी देखरेख करता है। उनमें अगर कटाई, अगर किसी भी अवैध तरीके से अगर कटाई हो रही है, इलीगल तरीके से कुछ वहाँ पे हो रहा है, वहाँ के एनिमल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, प्लांट्स को काट दिया जा रहा है, वहाँ पे रहने वाले जो भी स्पीसीज हैं उनको अगर हार्म पहुँचाया जा रहा है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो काम में आता है और वो क्या करता है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच ओन्स द लैंड एंड कंट्रोल्स द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो ये जो है आपका डिपार्टमेंट वो क्या करता है, उसको ओन करता है। जो फॉरेस्ट होता है वो किसके अंडर होता है, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर होता है, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका वो जो आपके जंगल है या फॉरेस्ट है उसके ओनर होते हैं, और ये गवर्नमेंट के होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये कोई भी प्राइवेट एजेंसी नहीं होती है। और वो क्या करती है, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी जो भी उसमें पाए जाने वाली चीज़ें हैं उसे कंट्रोल करती है और सही तरीके से यूज़ करने के लिए लोगों को अलाउ करती है, ताकि फॉरेस्ट भी कंजर्व रहे और लोगों की डिमांड्स भी पूरी हो। क्लियर? That is the second stakeholder. The third stakeholder is the industries. इंडस्ट्रीज भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या कहता है, द फॉरेस्ट इज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द फैक्ट्रीज। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं या उसमें पाए जाने वाली चीज़ें जो है वो क्या होगी, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ें बनती है, अगर एक रबर इंडस्ट्री है तो उसे रबर चाहिए, रबर कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा। अगर एक कंपनी है जो कि आपका अगर वैक्स बनाती है तो उसे वैक्स कहाँ से मिलेगा, आपका इंडस्ट्री से मिलेगा। एक कंपनी फर्नीचर प्रोड्यूस करती है तो उसे फर्नीचर के लिए वुड कहाँ से मिलेगा, जंगल से मिलेगा। अगर कोई डाई बना रहा है, इंक बना रहा है, कलर्स बना रहा है, तो उसे वो डाई इंक कलर्स जो है वो फूल से, फ्लावर से मिलेगा, जो कि हमें अल्टीमेटली फॉरेस्ट से मिलेगा। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज में वो फॉरेस्ट से ही मिलता है। तो ये जो कंपनीज है या ये जो इंडस्ट्रीज है ये भी स्टेक होल्डर्स है, यानी कि ये जो है वो
फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसे सही करने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये लोग क्या करेंगे, बिना फॉरेस्ट के बारे में सोचे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, अगर वहाँ के रॉ मटेरियल्स को अपने हिसाब से अगर यूज़ करने लग गए, बिना सोचे समझे, जितना नहीं ज़रूरत है उतना भी वो लोग लेने लगे, तो क्या हो जाएगा कि फॉरेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, या उसमें रहने वाली जो भी, उसमें पाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो एक्सप्लॉइट हो जाएगी और अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट है वो ख़राब हो सकता है और उसे कंजर्व करने की ज़रूरत आ सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर वही कंपनीज अगर सही से एक मैनेजमेंट की तरह अगर एक मैनेज करके अगर उस चीज़ को करे, यानी कि जितना ज़रूरत है उतना ही वो करे, अगर 2 पेड़ काट रहे हैं तो 4 पेड़ लगा दे, इस तरह से वो लोग अगर वर्क करेंगे तो भी फॉरेस्ट बहुत अच्छे से कंजर्व होगा, बहुत अच्छे तरीके से रन कर पाएगा। तो दिस इज द थर्ड स्टेक होल्डर एंड द लास्ट स्टेक होल्डर इज द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्टिक। तो ये जो है आपका लास्ट वाला वो क्या है, आपके ये वो लोग हैं, यानी कि ये जो है दोज हु वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रिस्टाइन फॉर्म, यानी ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, या कोई भी उन्हें जो जंगल से कोई मतलब ऐसा कोई है नहीं कि उनको जंगल से कुछ चाहिए है, यानी फॉरेस्ट से उन्हें कोई चीज़ें चाहिए है। ये क्या सोलली ये क्या करना चाहते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं अपने मन से, यानी कुछ ऐसे संस्थान होंगे, NGOs होंगे, यानी कि ऐसे कुछ अच्छे लोग होंगे जो चाहते हैं कि एनवायरनमेंट अच्छा रहे, फॉरेस्ट अच्छे से रहे, तो वो क्या करते हैं, उसे कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। और कंजर्व करके वो कैसा बनाना चाहते हैं, उसे उसके प्योर फॉर्म में रखना चाहते हैं, यानी फॉरेस्ट जैसे बहुत साल पहले रहता था, जब इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज नहीं आई थी, वैसे भी अभी भी वैसा ही हो। ये वो लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा चिपको मूवमेंट के बारे में सुना होगा, उसमें क्या हुआ था, प्लांट्स वगैरह काटे जा रहे थे, ट्रीज को काटा जा रहा था, तो कुछ ऐसे कम्युनिटी के लोग आगे आए जो क्या करने लगे, ट्रीज को हक करने लग गए, यानी कि ट्रीज को पकड़ के रखा उन्होंने, कि उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें ट्रीज काटना है, तुम्हें हमें हमारे ऊपर से गुजरना होगा, यानी कि तुम्हें हमें फेस करना होगा। तो वो लोग क्या करना चाहते थे, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की भी मतलब फिक्र नहीं की, और वो लोग उसके जो फॉरेस्ट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए वो लोग अपने आप को समर्पित करने लगे। तो ये कुछ वैसे लोग हैं। तो दीज आर द स्टेक होल्डर्स। तो यानी फॉरेस्ट जो है वो क्या है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। फॉरेस्ट को क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए, इसके बारे में भी हमने पॉइंट्स डिस्कस कर ली। और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, 4 जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।